नमस्कार सभी को। स्वागत है आपको मेरे चैनल पर देव दीक्षित सॉन्ग्स। हम इकोनॉमिक्स देख रहे हैं। 4-5 वीडियो हम अभी तक देख चुके हैं, जिसमें हमने अर्थव्यवस्था का मायने, अर्थव्यवस्था के प्रकार, कई तरह से अल्प विकसित वाला, खुली या बंद अर्थव्यवस्था, या पूंजीवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था टाइप से हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने देखा कि भारत में या पूरी दुनिया में पैसे की जुगाड़ या अर्थव्यवस्था कैसे होती है, अर्थ की व्यवस्था कैसे होती है, पैसा कहाँ से आता है, टैक्स से या मुद्रा छाप के या उधार लेके। और फिर उसके बाद हम ये देख रहे थे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और उनमें लगने वाले मजदूर, ब्लैक कॉलर, ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर, ये। और इसमें अब जो पार्ट हम देख रहे हैं वो ये था कि भारतीय वित्तीय प्रणाली या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कैसे भारत में पैसे का लेन देन या पैसे का विनिमय होता है तमाम क्षेत्रों के भीतर, वो हम देख रहे थे। उसमें हमने देखा कि भारतीय वित्तीय प्रणाली के दो बड़े हिस्से हैं। दो बड़े हिस्से में एक मुद्रा बाजार है, दूसरा पूंजी बाजार है। मुद्रा बाजार में वो सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं या वो सारे वित्तीय संस्थान होते हैं जो बहुत कम समय के, लगभग 1 वर्ष के लिए क्या करते हैं, वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं या पैसा देते हैं 1 वर्ष के लिए। उनमें एनबीएफसी भी थी। वो 2 तरह के थे, संगठित और असंगठित। हमने असंगठित पढ़ लिया। फिर हमने संगठित भाग में देखा कि बैंक होती है, दूसरी तरफ होता है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हमने पढ़ ली। बैंक में हम देख रहे थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और एक तरफ हमने कोऑपरेटिव बैंक, जो कि हमने कल देखी। तो आज का टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत में बैंकिंग का इतिहास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्ट करने से पहले हम ये देखें कि भारत में बैंक कैसे आई और बैंक का मतलब क्या। बैंक का मतलब, बैंक एक ऐसा वित्तीय संस्थान होता है जो बचत जमा करता है या राशि जमा करता है और उधार देता है। मोटे मोटे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं। इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के पास यदि अपनी बचत है तो वह बैंक में जमा कर सकता है, और किसी व्यक्ति को यदि ऋण की आवश्यकता है तो वो बैंक से ले सकता है। पर वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे को नहीं जानते हैं, पर दोनों ही उस बैंक को जानते हैं। तो बैंक असल में क्या काम करता है, बचत और उधार के बीच में मीडिएटर का काम करता है। और तमाम काम बैंक के होते हैं, जो जैसे जैसे हम इस सेक्टर में आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर में आपको समझ में आएगा। तो बैंक नॉर्मली डिफाइन करें तो बैंक एक ऐसा वित्तीय संस्थान है जो बचत को जमा करता है और उधार देने का काम करता है, जिस पर इंटरेस्ट लेता है। चलिए आगे देखते हैं भारत में ये बैंकिंग सिस्टम कहां से आया। भारत में सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1775 में खोली गई। 1775 तक इंग्लैंड भारत में अपना उपनिवेश बना चुका था। यानी बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1775 में किसके टाइम काल में खुली होगी, समय पीरियड में खुली होगी, इंग्लैंड के। एक अवध कमर्शियल बैंक थी 1881 में जो खोली गई थी। अवध आजकल उत्तर प्रदेश के एरिया को बोला जाता है। अवध कमर्शियल बैंक 1881। ये पहली ऐसी कमर्शियल बैंक थी जो कि जिसमें भारतीयों के भी शेयर थे। मैं आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि कमर्शियल बैंक क्या होती है और कोऑपरेटिव बैंक क्या होती है। कमर्शियल बैंक वो होती हैं जो मुनाफे के लिए बिजनेस करती है। तो पहली कमर्शियल बैंक जिसमें भारतीयों के भी शेयर थे वो कौन सी थी, अवध कमर्शियल बैंक 1881। जिसने नोट नहीं किया प्लीज कॉपी पेन लेके नोट करते जाएं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा एक दिन की एक क्लास के बाद, और कुछ दिन बाद हम लाइव क्लास भी लेंगे। उसके बाद पहली ऐसी कौन सी बैंक थी जिसमें पूरे शेयर भारतीय के थे या पूर्ण रूपेण से भारतीय लोगों के स्वामित्व में थी, वो थी 1894 में पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। ये बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, प्री में, बैंक में, सब इंस्पेक्टर में, सभी में। उसके बाद जब ये सिस्टम चल रहा था तो इंग्लैंड में जब तक पूरे भारत पे कब्जा नहीं किया था इंग्लैंड ने, तब उन्होंने क्या किया, 3 बड़े अपने अड्डे बना रखे थे। कौन कौन से, बंगाल सबसे पहले, मद्रास और बंबई। 3 जगह इन्होंने अपने अड्डे बना रखे थे। अड्डों में इन्होंने क्या किया, एक एक प्रेसिडेंसी बैंक खोली। प्रेसिडेंसी बैंक मतलब उस एरिया विशेष के लिए एक बैंक खोली। तो 1806 में बंगाल में एक बैंक खोली, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, 1806। फिर 1840 में एक बैंक खोली जिसको कहा उन्होंने प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे। और 1843 में, सॉरी, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है। और 1843 में उन्होंने एक बैंक खोली, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास। असल में ये मुंबई हो रहा है इसलिए मद्रास में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, पर 1843 में वो कहाँ खोली गई, मद्रास में ही खोली गई। ये 3 तरह की बैंक खोली। कौन कौन सी, 1806 में बॉम्बे, 1806 में बंगाल, और 1806 में बंगाल, 1840 में बॉम्बे और 1843 में मद्रास। उसके बाद इन तीनों बैंकों को 1921 में मर्ज करके एक बैंक बना दी गई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया।
इसका नाम याद रखना है आपको, बहुत बार पूछा जाता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1955 में भारत सरकार ने राष्ट्रीयकृत करके क्या बना दी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो इस टाइम पे भारत में सबसे बड़ी बैंक है। यानी कि 1921 में कौन सी बैंक थी जिसको एसबीआई बनाया गया, वो थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसे 1 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दी। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपके लिए बता दिया। ये तो भारत में इतिहास तक इसका बैंकों का, कि बैंक ऐसे करके स्टार्ट हुई। यही कहीं 1806 के बाद 1921 और 1921 के बाद 1955 के बीच में कहीं 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 आया। वो कैसे आया वो हम देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब बनी तो इसका हेडक्वार्टर आज कहाँ है, आज अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। परंतु ये पहले मुंबई में नहीं था। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में बनी तो 1935 से लेकर 1937 तक इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था। ये कई बार पूछा जा चुका है। और इसका फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष कब से कब तक, 1 जुलाई से 30 जून तक। देखो मैं भी कंफ्यूज हो रहा था, बार बार आपको बोल रहा हूँ 31 जून नहीं है, ये 30 जून है। अधिकतर महीने कैसे होते हैं, 31 जून के होते हैं, 31 के होते हैं, इसलिए हम जून को भी क्या समझ बैठते हैं 31 का। तो आप हमेशा जब भी लिखें तो बिल्कुल ध्यान रखें, मेरा आपका यही सजेशन है कि हमको 30 जून लिखना, 31 जून नहीं लिखना, नहीं तो पूरा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक, 1 जुलाई से 30 जून। अब हम देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की केंद्रीय बैंक है और बैंकिंग क्षेत्र की शीर्ष संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है, अपेक्स बैंक है बैंकिंग क्षेत्र की। इसको समझाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर इसकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में सबसे ज्यादा मेहनत ये किसी भारतीय नेता ने की है, तो उनकी विशेष भूमिका रही। वो कौन है, बी आर अम्बेडकर, यार भीमराव अम्बेडकर की है इसमें विशेष भूमिका रही है। भारत की केंद्रीय बैंक का नाम जिस तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो जापान की केंद्रीय बैंक का नाम ये है याकोहामा बैंक ऑफ जापान। ऐसे यूएसए की है फेडरल बैंक ऑफ यूएसए, इटली की फेडरल बैंक ऑफ इटली। ये तीनों ही पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, इसलिए मैंने तीनों के बारे में आपको बता दिया। तो आसपास का और फैक्चुअल आपको मिलता है तो आप प्लीज क्या करें, उसको नोट डाउन कर लें। जापान, यूएसए और इटली की तीनों केंद्रीय बैंकों के नाम मैंने आपको बताया। अब भारत में रिजर्व बैंक का कंसेप्ट कहां से आया, तो सबसे पहले 1914 में चैम्बरलिन कमीशन बना भारत में। 1914 में किसका राज रहा होगा, 1914 में इंग्लैंड का राज रहा होगा। इंग्लैंड में चैम्बरलिन कमीशन बनाया जिसने सिफारिश की कि भारत में केंद्रीय बैंक होना चाहिए। तो मतलब सबसे पहले 1914 में एक केंद्रीय बैंक का कंसेप्ट चैम्बरलिन कमीशन भारत में लेके आया। इस कमीशन के बाद 1926 में फिल्टन यंग आयोग बना। इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। फिल्टन यंग आयोग बना, कब बना, 1926 में, जिस या इसको ये बोलते हैं रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, इसी कमीशन ने 1926 में ये कहा कि भारत में एक बैंक होना चाहिए, केंद्रीय बैंक, जिसका नाम होना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये नाम का कंसेप्ट कहां से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसने रखा, ये फिल्टन यंग कमीशन ने। उसके बाद इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी 1931, इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी 1931 जो इंग्लैंड वालों ने भारत में बनाई थी 1931 में, उसने अनुशंसा की कि भारत में एक रिजर्व बैंक होना चाहिए, एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए। और फिर इसकी सिफारिश पर 1934 में ब्रिटिश पार्लियामेंट, कहा भारत में नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित हुआ जिसे कहा गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। यानी कि रिजर्व बैंक को बनाने के लिए जो एक्ट पारित हुआ वो भारतीय संसद में पारित नहीं हुआ, कहां हुआ है, ब्रिटेन की संसद में पारित हुआ, कब, 1934 में। और फिर जब वो 1934 में पारित हुआ तो 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या हुआ, गठन हुआ। किन प्रावधानों के अधीन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के प्रावधानों के अधीन। इसमें कितनी अनुसूचियां, इसमें 2 अनुसूची हैं। बार बार अनुसूची 2 आता है, इसलिए मैंने बता दिया आपकी। अनुसूची 2 में पहली अनुसूची में इसके गठन के बारे में है, कार्य के बारे में, और दूसरी अनुसूची में उन बैंकों का वर्णन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है जिन्हें अनुसूचित बैंक कहते हैं। जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो हम अनुसूचित बैंक जरूर देखेंगे। अनुसूचित बैंक के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और हमेशा क्वेश्चन के ऑप्शन में रहता है कि वो सारी बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अनुसूची 2 में दर्ज हैं वो सभी कैसी बैंक कहलाती है, शेड्यूल बैंक या अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। और आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा फैक्चुअल देखते हैं। इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, 1 जनवरी 1949, यानी 1 जनवरी 1949 से पहले ये कैसी थी, ये प्राइवेट बैंक थी। अब क्वेश्चन आता है कि नेशनलाइज मतलब क्या, राष्ट्रीयकरण करना मतलब क्या। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये पेन किसका है, ये पेन मेरा है, क्योंकि इसको खरीदने में लगा पैसा मेरा है। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनी थी 1935 में,
तब भारत सरकार तो हुआ नहीं करती थी, इंग्लैंड की सरकार हुआ करती, तो उसको उसमें लगने वाला सारा पैसा किसने लगाया था? इंग्लैंड वालों ने लगाया था, या इंग्लैंड ने किसी से लगवाया था? भारत सरकार का पैसा तो था नहीं। जब पर भारत आजाद हुआ तब तक वो कैसी थी? वो प्राइवेट बैंक थी। फिर भारत सरकार ने उसमें जितना पैसा लगा था वो सारा पैसा जिस जिस व्यक्ति का लगा था या जिस जिस व्यक्ति के पास उसके शेयर थे उनको उसका पैसा दिया, और सारे शेयर किसके स्वामित्व में किए? भारत सरकार के स्वामित्व में। और तब से फिर वो क्या कहलाने लगी कि ये बैंक कैसी हो गई? सरकारी बैंक हो गई, क्योंकि इसमें लगने वाला सारा पैसा कैसा हो गया? सरकारी हो गया। यानी कि किसी प्राइवेट चीज को सारा पैसा उसका वापस करके खुद का पैसा लगा के राष्ट्रीयकृत करना उसको कहलाया जाता। मतलब किसी बैंक का पैसा खुद ने दे दिया सरकार ने तो उसको राष्ट्रीयकरण कहते हैं। तो ये राष्ट्रीयकृत कब कर दिया इसको? 1 जनवरी 1949 में। और आगे देखते हैं, पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले गवर्नर 1935 में कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और जब राष्ट्रीयकरण हुआ था जब कौन थे? सीडी देशमुख। ये दोनों ही क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए जब राष्ट्रीयकरण हुआ था किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उस टाइम गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और 1969 में 1969 में जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तब गवर्नर कौन थे? LK झा। और आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि जब दूसरी बार कब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और गवर्नर कौन था? ये दोनों आप कमेंट करके बताएं अगर वीडियो देख रहे हैं तो। इसके आगे और देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑपरेट कैसे करती है। ऑपरेट से मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई भी संस्थान होता है जिसको विधि द्वारा बनाया जाता है, वह काम करने के लिए कुछ विशेष अधिकार रखता है और कुछ व्यक्ति होते हैं उसमें। तो अधिकार तो हम देखेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, जिसमें अधिकतर अधिकार किसको दे रखे हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। पर अभी हम उन व्यक्तियों की सूची देख ले रहे हैं जिन व्यक्तियों को यह अधिकार दिया है किसके लिए? काम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। वो व्यक्ति, उन व्यक्तियों के समूह को हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसको क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन होता है? या जिसको निदेशक मंडल भी बोलते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ये होता है, एक होता है गवर्नर, किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। और अधिकतम 4 उप गवर्नर हो सकते हैं, डिप्टी गवर्नर। कितने? 4 और हो सकते हैं मैक्सिमम। तो इसमें इनडायरेक्टली देखें तो 5 क्या होंगे? गवर्नर होंगे, 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर। इसके अलावा 10 और क्या होंगे? डायरेक्टर्स होंगे। 10 लोग और ऐसे होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, और एक सरकारी अधिकारी होगा। जैसे आपने देखा होगा पिछले आयोग में एक सचिव होता है, उस तरह का एक सरकारी अधिकारी होगा जो कि मुंबई के हेडक्वार्टर में बैठेंगे। 4 रीजनल और बड़े बड़े हेडक्वार्टर बनाए चारों बड़े शहरों में, उनके बारे में 5-5 व्यक्ति उसमें भी रहते हैं। यानी कि 1 गवर्नर, 4 मैक्सिमम उप गवर्नर, 10 निदेशक और 1 सरकारी कर्मचारी। ये इनके निदेशक मंडल का हिस्सा है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कार्य करता है और नीति निर्माण का कार्य करता है। तो ये मोटा मोटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में था। अब हम ये देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम क्या करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के काम बड़े बड़े हैं। 4 में मोटे मोटे काम बताऊंगा और फिर हर भी एक वीडियो में एक काम के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला काम तो जो आप जानते हैं तो वो क्या करती है? करेंसी छापती, मतलब नोट निर्गमन या नोट निकालने का काम किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैसे निकालती है, किस किस की सलाह लेती, क्या क्या देख के नोट निकालती, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। दूसरा, साख नियंत्रण। साख मतलब क्रेडिट कंट्रोल। मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए और कितना कम और कितना ज्यादा, या हम इसको परिभाषित करने का प्रयास करें तो ये बोल सकते हैं कि वस्तु और सेवा की तुलना में बाजार में पैसे की उपलब्धता ही सुनिश्चित करना, यही क्या कहलाता है? क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट मतलब उधार लेने की क्षमता भी होती है। तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे, CRR, SLR वगैरह जो भी इसमें रहता है। विदेशी मुद्रा भंडार, विदेश से कोई भी आता है आदमी तो भारत में तो रुपया चलता है, यदि वो डॉलर लेके आता है, येन लेके आता है, तो इनको बदलने का काम जो कौन करता है या उसको रखने का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो भी हम इसमें देखेंगे। और आखिरी काम है बैंकों का बैंक, मतलब बैंकों का कंट्रोल करने का काम, उनको लाइसेंस देने का काम, नई ब्रांच खोलने का काम, ये सारे काम देखने का काम किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। वह कैसे काम करती है, कौन सा काम किस अधिनियम के तहत करती है, वो सब अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम। अगले वीडियो में फिर मैं आपके लिए जल्दी से हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।